हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे लाहौर के कुछ तालीमी इदारों में जो खबरें सामने आ रही हैं हरासानी की, उससे मुतल्लिक क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए उसके ऊपर। लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के कौमी असम्बली में खिताब का। तो एक हफ्ते में दूसरी बार है वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में खिताब किया है, लेकिन खिताब के दौरान अपोजिशन ने वज़ीर आज़म की तकरीर का मुकम्मल बॉयकॉट किया। वज़ीर आज़म ने बहरहाल अपोजिशन को खूब तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि सारे लीडर बाहर जाकर ख़ुद को बचाने के लिए कहते हैं कि हम लिबरल हैं। मज़ीद कहा कि इनका कोई दीन ईमान ही नहीं है, पैसे के लिए ये कभी ख़ुद को मजहबी बना लेते हैं, कभी लिबरल बना लेते हैं। ये लोग लिबरल हैं लेकिन लिबरली करप्ट हैं। जबकि उन्होंने कहा कि मैं कौम को रियासत मदीना का मतलब समझाऊंगा और मैं समझाता आया हूँ। उन्होंने कहा कि ये लोग चाहते हैं कि हुकूमत जल्द चली जाए ताकि इनकी चोरी बच जाए। अगर वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं माइनस हो भी गया या -1 हो भी गया तो किसी करप्ट को नहीं छोड़ेंगे मेरे पार्टी वाले। अब इस तमाम तर मामले पर अपने एनालिस्ट से हमारा सवाल कुछ यूँ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान और आज की तकरीर किस हद तक दुरुस्त, इसको समझते हैं हमारा पैनल। और पैनल पर आज हमारे साथ हैं हसन निसार साहब, मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, बाबर सत्तार साहब, महमूद सरफराज साहिबा, बेनज़ीर शाह साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। और क्योंकि बार बार नज़रिए की बात की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, बात की कैसे वो नया पाकिस्तान और नई हिकमत अमली लेकर अब आ रहे हैं, तो इट्स ओनली फेयर हसन निसार साहब हम आपसे स्टार्ट करें। क्या समझते हैं इमरान खान साहब का बयान कितना दुरुस्त है? ये जुज़वी तौर पे कुछ बातें तो अलीना दुरुस्त कही हैं उन्होंने, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं, ये इससे अजीब सा इशारा मिलता है कि अगर मैं हो भी गया, और दूसरी बात ये है कि मेरी पार्टी वाले नहीं छोड़ेंगे। मतलब पार्टी वाले में से कौन नहीं छोड़ेगा जी, मुझे समझाएं। जाहिर है अगर रिप्लेसमेंट होती है तो मुराद सईद जैसा कोई मुहिमजू और जंगजू को नौखेज लड़का तो नहीं हो सकता ना, जज्बाती। ये बात करना है कि वो नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस तकरीर में। मेरी बदनसीबी कि मैं सुन नहीं सका, जो आपसे सुना, अगर पूरी सुनी होती तो मैं बेहतर तबसरा कर सकता था। लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, और बाकी वो थोड़ी घिसी पिटी है, बस मिक्सचर सा ही है, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें, काबिल ज़िक्र बात कोई नहीं जी। मज़हर अब्बास साहब, ख्वाजा आसिफ की तरफ इशारा किया वज़ीर आज़म ने और कहा कि ये बाहर जाकर अमरीकियों के सामने बड़े लिबरल बन जाते हैं सूट बूट पहन के, और कहते हैं कि मुझे बचा लो, मैं बहुत लिबरल हूँ, बाकी सारे जो हैं वो इंतहा पसंद है। साथ ही कहा कि इनका कोई दीन ईमान ही नहीं है। देखिए, खैर दीन ईमान का फ़ैसला तो इमरान खान तो नहीं कर सकते, किसी के दीन ईमान का फ़ैसला, और ये इस तरह के बयानात देने भी नहीं चाहिए। लेकिन आज वज़ीर आज़म पिछली तकरीर के मुकाबले में मुझे ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आए। आज की तकरीर में वो इन स्विंग भी करा रहे थे, आउट स्विंग भी करा रहे थे, यॉर्कर भी करा रहे थे। बदकिस्मती से सामने बैट्समैन कोई नहीं था क्योंकि अपोजिशन वॉकआउट कर गई थी। वैसे ऐसी अपोजिशन भी किस्मत वालों को मिलती है। लेकिन अपोजिशन को होना चाहिए था, बैठना चाहिए था, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वज़ीर आज़म जितनी भी उससे ज़्यादा सख्त तकरीर आप कर देते। जो कंटेंट है जिसका एक इशारा हसन निसार साहब ने कहा कि ये साइन ऑफ वीकनेस होती है जब आप ये कहें कि अगर मैं -1 हो भी गया। इमरान खान जब कप्तान नहीं रहते तो टीम का डिक्लाइन शुरू हो गया था, और चीज़ें अब भी अगर इमरान खान फ़र्ज़ करें, बल तो -1 फार्मूला कभी भी मेरी समझ में नहीं आया, और हमेशा ये चीज़ जो है ये इस चीज़ को मेरा ख्याल है रोकना चाहिए। लेकिन क्यों कहा उन्होंने ये बात? ये एक हफ्ते में उनका तीसरा खिताब है। पहले उन्होंने पार्लियामेंट से एड्रेस किया एक हफ्ते पहले, फिर उन्होंने इतवार के रोज़ जो है वो PM हाउस में खिताब किया, और आज। अब अगर आप पिछले 2 साल में इमरान खान ने कितनी मरतबा पार्लियामेंट से खिताब किया है और इस एक हफ्ते के खिताबात का जायज़ा लें तो पता चलेगा कि शुरू में लग रहा था कि प्रेशर में हैं, और उसकी बाद जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो देखें, वो गैर मामूली एक्टिविटीज़ हैं। MNAs से किस तरीके से मिलना, जो नाराज़ MNAs पार्टी के MNAs हैं उनको बार बार बुला के उनसे मुलाकातें करना, फिर इत्तेहादियों को मनाना, ये सारी चीज़ें जो आज से कुछ अरसे पहले जहांगीर तरीन किया करते थे वो अब इमरान खान को ख़ुद करना पड़ रहा है। ये जो चीज़ें हैं कि मगरिब को मैं इनसे बेहतर जानता हूँ, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान मगरिब को इन सारे लोगों से बेहतर जानते हैं। और ज़ाहिर है क्रिकेट में वो मुख्तलिफ़ ममालिक का दौरा करते रहे हैं,
उस ज़माने के इमरान ख़ान और आज के इमरान ख़ान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान ख़ान इन सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन इमरान ख़ान को फोकस किस चीज़ पर है? 2 साल हो गए, रियासत मदीना की एक ईंट भी रखी है उन्होंने। 2 साल हो गए इंसाफ मॉडल टाउन से लेके साना साहिवाल तक रियासत मदीना के सरबराह के तौर पे उन्होंने क्या इक़दाम किए? मॉडल टाउन के लोगों को कितना इंसाफ दिला दिया उन्होंने? साहिवाल के लोगों को कितना इंसाफ दिला दिया उन्होंने? तो जब हम ये बात करते हैं और इतनी बड़ी बात करते हैं, तो आप कम से कम ये ज़रूर कहें कि हाँ मैंने बुनियाद रख दी है। मुझे तो वो बुनियाद ही नज़र नहीं आती कि आपने कोई बुनियाद रखी। आपने सिवाय एलिगेशंस एंड एलिगेशंस कोई रिफॉर्म्स किए आपने? अच्छा मैं साहब, ये तो एक पहलू हो गया, लेकिन अगर माशी पहलू को देखें तो वज़ीर आज़म ने आज नया प्लान पेश किया। उन्होंने कहा है जी हम जो खसारे में इदारे हैं उनको लेके आगे चलेंगे और तब्दीलियां लाने जा रहे हैं बड़ी बड़ी। बाबर सत्तार साहब से पूछे ज़रा। ये मैं सिर्फ इतना बता दूं कि ये सारी चीज़ें 2018 से पहले इनके प्लान का हिस्सा थी। हमने सब तैयारी कर ली है, हमारी टीमों ने हर चीज तैयार कर ली है। वो कहते हैं ना कि आज 2 साल बाद दोबारा यही बात कह रहे हैं। वो कहते हैं ना 2 साल हम जरा सही कर रहे थे मामलात जो पिछली हुकूमतों ने खराब किए थे, अब एग्जीक्यूशन का वक्त है। बाबर साहब, जो 2 साल में नहीं हुआ अब एग्जीक्यूशन का वक्त है, तो आगे कैसे देख रहे हैं आप? हो पाएगा ये नया प्लान? देखिए, कोई स्टेज ऐसी आती है जब आपको तकरीरों से आगे जाना पड़ता है। यानी ये तकरीरें अच्छी लगती हैं जब आप इलेक्शन कैंपेन रन कर रहे होते हैं, आप लोगों को कहते हैं कि ये हमारा प्लान है, हम ये करेंगे। उसके बाद आप हुकूमत में आ जाते हैं, फिर आपका काम बातें करना बंद करने का वक्त होता है और काम करने का वक्त होता है। तो वो तो आपको नहीं नजर आया। अभी भी बातें ही चल रही हैं, बेशक इमरान खान हो, बेशक पीटीआई के बाकी लीडरान हो। और फिर वो बचपन में हम स्कूल में एक दूसरे के साथ मजाक करते थे, तो वो कोई अगर कोई ऐसी बात करता था ना, बुरी बात, तो वो बच्चे एक दूसरे को कहते थे कि जो कहता है वो होता है। एक मजाक होता था। तो इमरान खान साहब जिस तरह की गुफ्तगू फरमाते हैं, यानी किस लेवल की हिपोक्रेसी है इसके अंदर। यानी उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि कभी लिबरल बन जाते हैं, कभी ये एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सामने मौजूद है। अभी इनकी अपनी वीडियोस चल रही हैं, बाहर जाते हैं तो कोई बात कर देते हैं कि कोई शख्स जो किसी की जिम्मेदार है बात के लिए वो टेररिस्ट है। फिर उसामा बिन लादेन को खड़े होके वो शहीद डिक्लेयर करते हैं नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर। फिर एक इमरान खान साहब की एक अपनी पूरी तारीख है। देखिए, एक लीडर को इसलिए लेके आना कि आपको लगे कि उसके ऊपर कोई पर्सनल इल्जाम नहीं है करप्शन का, और वो उसकी एक पब्लिक लाइफ के अंदर, फिलैंथ्रोपी के अंदर एक साफ सुथरी रेपुटेशन है, और इस उम्मीद के ऊपर कि वो अच्छे लोगों को जमा करके लेके आएगा, मुल्क के हालात बदलेगा, ये एक चीज है। लेकिन क्या उनकी पर्सनल मोरालिटी को इंस्पायरिंग है इस मुल्क में कि वो मदीना की रियासत की बात करें और अपने पर्सनल कॉन्डक्ट की बात करें? जब से ब्राउन साहब के मजमून इन्होंने लिखने शुरू किए थे और इनकी पर्सनल लाइफ क्या थी वो हमारे सामने है, इनकी फैमिली लाइफ हमारे सामने है, जिस तरह इन्होंने अपने इर्द गिर्द वालों के हकूक पूरे किए वो हमारे सामने। यानी पब्लिकली इस चीज के ऊपर बात करने का आपका दिल नहीं करता। लेकिन एक लीडर मदीना की रियासत की बात करे, अपने आप को उस लेवल के ऊपर ला के खड़ा करे, तो देखें तो सही कि आपके अपने हालात क्या हैं। और वो चीजें खत्म नहीं हुई। यानी मदीना की रियासत का मजाक बना के रख दिया हमने पाकिस्तान के अंदर। यानी ये कंट्रीब्यूशन है खाली इमरान खान साहब की कि आप जीयर करते हैं इस वक्त। आप को मदीना की रियासत की कोई बात करे तो आप कहते हैं ये यानी मजाक बन गया उस चीज। तो कुछ करिए तो सही। अब आपके पास हुकूमत रही है, आपके पास आज हुकूमत है, कहीं तो नजर आए, बेशक वो आपकी जॉब्स हो, बेशक वो कोई किसी लेवल की सोशल सिक्योरिटी हो, बेशक वो वल्नरेबल लोगों का ख्याल रखना हो, कहीं से तो नजर आए कि कोई ऐसी चीज है यहाँ पे हो रही है जो पॉजिटिव की तरफ जा रही है। आपने कोई अकाउंटेबिलिटी का काम किया हो, अपने घर से कोई कहानी शुरू की हो, कोई पार्टी में कोई अकाउंटेबिलिटी हुई हो, कोई आपके मिनिस्टर्स की कोई अकाउंटेबिलिटी। ये तो जो फिल्म चला रहे हैं ये तो हम देख रहे हैं ना 90s से। मतलब आपको लगता है कि कुछ वही मजहर अब्बास साहब वाली बात थी, 2 साल में बुनियाद तो रखते थे, फिर आगे देखते कि क्या है क्या नहीं है। बेनज़ीर की तरफ पॉइंट लेके चलते हैं। आपको क्या लगता है बेनज़ीर? अलीना, पहले तो जब मैंने तकरीर सुनना शुरू की तो मैंने कहा शायद वो वजाहत करेंगे इस तकरीर में, वो जो पिछली तकरीर में उन्होंने एक बात की थी जिसमें उन्होंने उसामा बिन लादेन को शहीद कहा था।
लेकिन उन्होंने उस पर भी कोई बात नहीं की। मैंने कहा शायद मैं तो बल्कि कहूँगी कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी उन पाकिस्तानियों से जिनके प्यारे शहीद हुए हैं अलकायदा की वजह से, लेकिन उन्होंने उस पर कोई बात नहीं की। फिर उन्होंने कंटेनर की सियासत का मजाक भी उड़ा दिया और मुशर्रफ के दौर की तारीफ भी कर दी। मतलब इस पे अब मैं क्या रिएक्शन दे सकती हूँ? इस पे तो रिएक्शन ना दो तो मेरे ख्याल से बेहतर है। देखिए अलीना, ऑपोजिशन का तो काम ही होता है कि वो तनकीद करे, उसको कहते ही ऑपोजिशन इसलिए है, और वो वही कर रही है पार्लियामेंट में आके। हुकूमत का काम या क्या फर्ज बनता है इस वक्त इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स में जब एक पेंडेमिक है, आप जिम्मेदारी से सोच समझ के ऑपोजिशन को एतमाद में लेके आगे बढ़े, एक स्ट्रेटेजी बनाए, जिसका वजीर आजम ने एक दो दफा बात भी की थी। 1-2 महीने पहले उन्होंने ये कहा था कि हम ऑपोजिशन को साथ लेके एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, इस वबा से कैसे मुकाबला करना है, इस वायरस को खत्म कैसे करना है, लेकिन वो आज तक हमने नहीं देखा। एक और चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, वो हेल्थ केयर वर्कर्स की बार बार बात करते हैं, डॉक्टर्स जहाद लड़ रहे हैं, डॉक्टर्स जहाद लड़ रहे हैं। आज तक आपने एक तस्वीर देखी हो वजीर आजम की कोई यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के साथ, किसी डॉक्टर के साथ, किसी नर्स, किसी पैरामेडिक के साथ आज तक नहीं आपने देखी। देखिए ये जो यूनिटी जो है इस वक्त नेशनल यूनिटी की बहुत सख्त जरूरत है। फिर से मैं कहूंगी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स है, और जिन ममालिक ने इस वायरस से कामयाबी से मुकाबला किया वहां पे एक किस्म की नेशनल यूनिटी थी, जैसे कि मिसाल के तौर पे साउथ कोरिया में, और जिन ममालिक में यूनिटी नहीं थी, जहाँ पे सियासत की जा रही थी इस वायरस पे, जैसे अमेरिका में। लेकिन बेनज़ीर वज़ीर आज़म ने आज भी कहा, उन्होंने कहा हम बड़े साफ है अपने विजन में, हम कोई कंफ्यूजन का शिकार नहीं है, अगर उन पे होता तो वो लॉकडाउन भी ना करते। उन्होंने कहा इन लोगों ने दूसरों को देख के फटाफट लॉकडाउन कर दिया। नहीं तो ये कंफ्यूजन नहीं है, आप तो यही शुरू दिन से कह रहे हैं कि, वैसे मैं ये जरूर बात कहूंगी कि वो शुरू से एक ही बात कह रहे हैं, मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, लेकिन वो लॉकडाउन लग जाता है। आज अभी मुझे थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन आया पंजाब गवर्नमेंट से कि जो पंजाब में लॉकडाउन है, वो जो हॉटस्पॉट उन्होंने बंद किए हैं, वो 15 जुलाई तक एक्सटेंड हो गया है। तो ये कंफ्यूजन नहीं है, आप कुछ कह रहे हैं और आपकी हुकूमत कुछ और कर रही है, लेकिन उन्होंने रेजिस्ट जरूर किया है, ये उनको क्रेडिट जरूर जाता है कि वो जितना भी हो सके वो लॉकडाउन को रेजिस्ट करें। एक छोटी सी मैं चीज अलीना यहाँ पे जरूर कहूंगी कि देखिए ऑपोजिशन पे चले तनकीद कर रही है, आपके अपने इत्तेहादी आपके खिलाफ ऑपोजिशन कर रहे हैं, आपके अपने एमएनएज आपके खिलाफ, पार्टी के एमएनएज ऑपोजिशन कर रहे हैं। आज डॉन में एक स्टोरी आई है, उसमें एमएनएज जो है पीटीआई के अपने, उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने वजीर आजम से पूछा कि आपके आसपास हर वक्त नॉन इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड एमएनएज नहीं होते। फिल्डैट की एक रिपोर्ट आई थी, फिल्डैट के इदारा है, उन्होंने कहा है कि वजीर इलेक्टेड एंड अनइलेक्टेड की आप बात करिए ना बेनज़ीर, ये भट्टी साहब बड़ी दफा पहले उठा चुके हैं। नहीं, मैं ये जरूर ये फिगर जरूर मैं देना चाहूंगी कि पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतने ज्यादा स्पेशल असिस्टेंट कैबिनेट में और काबीना में नहीं हुए जितने अभी हैं। भट्टी साहब से पूछते हैं ना, भट्टी साहब बिल्कुल खामोश सर झुका के बैठे हुए, क्यों भट्टी साहब? कंफ्यूज हूँ मैडम शेख। अच्छा, तकरीर इंजॉय भी कर रहा हूँ और तकरीर से पहले 22 महीने देखकर कंफ्यूज भी हूँ। एक पंजाबी का शेर है, जे मैं वेखा तेरे अमला वल्ले, जे मैं वेखा तेरे अमला वल्ले ते कुछ नहीं तेरे पल्ले, जे वेखा तकरीरां वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। आज जो तकरीर की वो कमाल की मुझे इसमें एक खुशी हुई कि पुराना इमरान खान मुझे नज़र आया, और ये बाबर सत्तार साहब जो हमें रोज़ाना मुझे हल्की सी ढोलकी पर याद दिलाते हैं कि तब्दीली वाले तेरा क्या हाल है, तो कि आज मुझे वो इमरान खान भी वो पुराना तब्दीली वाला नजर। हम बाहर भी निकले ना तो लोग आहिस्ता से सवाल पूछते, हाँ भाई भट्टी साहब, हाँ भाई भट्टी साहब तब्दीली दा की बनया, यानी ये भी हम रोज लेफ्ट राइट से देखते हैं। तो मैं उन सारों को कहता हूं कि भट्टी तब्दीली का ख्वाब देखता रहेगा एंड तक, कोई पिछतावा नहीं। हाँ, अब तो बड़ी तब्दीली आने वाली है ना भट्टी साहब। आज तो वजीर आजम ने कहा है अब तो बड़ी चेंजेस लाएंगे हम, नया प्लान उन्होंने पेश किया है। इफ्तिखार आरिफ साहब का शेर, मैडम शेख इफ्तिखार आरिफ का शेर है कि आसमानों पर नजर कर, अंजमो महताब देख, सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख। हम ये तब्दीली के ख्वाब देखते रहेंगे। अच्छा, वो जो वज़ीर आज़म साहब ने कुछ चंद बातें की आपकी इजाज़त से कि -1 हुआ भी तो NRO नहीं मिलेगा, कुर्सी पर भरोसा नहीं, अल्लाह पर भरोसा है। अपोजिशन की बातें माइंड नहीं करता क्योंकि ये मैटर नहीं करते।
अच्छा, इसके अलावा जो उन्होंने एक कहा, स्टॉक एक्सचेंज हमले में भारत मुलव्वस है, मकसद पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना, दहशतगर्दों का मंसूबा था मुलाजमीन को यरगमाल बनाना, मईशत चैलेंज है, बड़ी मेहरबानी आपने भी सोचा, इदारों में इस्लाहत के लिए तैयार हैं, बड़ी देर कर दी मेहमान आते आते। PIA स्टील में, रेलवे में माफिया बैठे हैं, ऐसा माफिया कि PIA में 11 सालों में 10 चीफ एग्जीक्यूटिव अंदर वालों ने केस करके हटा दी। 2008 में स्टील मिल 8 अरब रुपए पड़े हुए थे। ये आमर डिक्टेटर का दौर था, बुरे आमर डिक्टेटर मुशर्रफ का। अब 250 अरब खसारे में है, 34 अरब तो हम बंद स्टील मिल को तनख्वाहों में दे चुके हैं। अच्छा, शुगर कार्टल, निजी बिजली घर माफिया, डाकू, हिसाब, 29 अरब सब्सिडी, 9 अरब टैक्स, शुगर मिलों का मकसद ब्लैक का पैसा वाइट करना, अपोजिशन है। अच्छा, जहां अब आ जाए अपोजिशन पे, ये जो अपोजिशन वॉकआउट कर गई है मैडम शेख, मैंने जो इतलात मिली हैं वो यही हैं कि ये भी मनसूबा बंदी का बाकायदा हिस्सा था। अब अल्लाह आलम ये सही है या गलत है, अभी इसको कंफर्म नहीं किया कि आप खुलकर खेलें, हम जरा ग्राउंड से बाहर पानी शानी पी के वापस आते हैं। बहरहाल अल्लाह बेहतर करे। इसमें अच्छा, क्या मनसूबा बंदी भट्टी साहब, वो तो महाज बल्कि बना रहे हैं इनके खिलाफ, कह रहे हैं हम छुरियां कांटे तेज करके अब पीछे जाने लगे हैं। मैच ऐसे ही फिक्स होता है मैडम शेख। इस मुल्क की बदकिस्मती देखिए कि एक तरफ कातल MQM, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू काफ लीग, वो इमरान खान तब्दीली के साथ हैं, दूसरी तरफ भुट्टो और जिया साहब इकट्ठे हुए हैं। चलो अल्लाह खैर करे। अच्छा, इन अपोजिशन वालों ने जितना मुल्क को नुकसान पहुंचाया किसी और ने नहीं पहुंचाया। ये लिबरली करप्ट हमारी अखलाकियात तबाह कर दी। यहाँ मुझे वो हसन निसार साहब लगे थे, अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म कर दी। अमेरिका में जाकर लिबरल बन जाते हैं, यहाँ आकर दीनी हो जाते हैं। इनकी बातें मैं माइंड नहीं करता। वही अच्छा, वर्स्ट टाइम है बेस्ट टाइम बनाना है बिलाश। अच्छा, आगे उन्होंने फिर वही जो हम बात की रियासत मदीना की और एक दीन ईमान की, ये दो बातें जो है, रियासत मदीना बहुत मुकद्दस है, दीन ईमान पे किसी पे हमला नहीं करना चाहिए, ये मुझे दुख हुआ। लेकिन तमाम तर कमियों, कोताहियों, नालायकियों, यू टर्न्स के बावजूद आज मैडम स्पीकर मैं इमरान खान के साथ हूँ। मुझे बड़ी अच्छी तकरीर लगी है। कम अज कम बोला तो ठीक है यार, आज तो हमारा वो कंटेनर वाला बाबू नजर आया। कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान आप वापस कंटेनर में भेजना चाह रहे हैं क्या? मजर साहब ना करें, बुजदार साहब पे फोकस करें। अच्छा, महमल भट्टी साहब तो बड़े खुश है, इमरान खान की पिछली वाली तकरीरों की यादें ताज़ा की उन्होंने, कहते हैं पुराने वाले इमरान खान लगे। क्या आपको लगता है वही जो पुराना एजेंडा था वो दोबारा से रिवाइव कर पाएंगे इमरान खान? अब नया प्लान, नया पाकिस्तान? देखिए अलीना, बात यह है कि पुराने वाले इमरान खान तो वही वाले नजर आ रहे हैं ना जब वो वजीर आजम नहीं थे और अपोजिशन में थे, कंटेनर की सियासत करते थे। ये जो उन्होंने बातें की हैं, ये वजीर आजम के होते हुए तो उनको इस तरह की अटैक्स के लिए उनके और भी मिनिस्टर और लोग हैं जो एक सब करते भी और उनको करने दें। मतलब वजीर आजम साहब को खुद इस तरह की बात है कि वो आकर तो किसी का मजाक उड़ाएं, यानी मॉक करें, उनकी नकल लगाएं किसी एक लीडर की। फिर वो बात करने तो आए थे गवर्नेंस के ऊपर। एक तो जरा हमें खुशी भी होती है, चले वजीर आजम साहब असेंबली में आ गए, दूसरी बार आए, जिस तरह मदर साहब ने भी कहा कि एक हफ्ते में ये दूसरी बार आए हैं। लेकिन बात उन्होंने क्या किया, हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हमें गवर्नेंस के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर, जिस तरह पिछली बार भी उन्होंने परफॉर्मेंस के ऊपर बात करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो नजर होगी उसामा बिन लादेन वाली कंट्रोवर्सी के उस पर, लेकिन अदरवाइज वो बात तो अपनी परफॉर्मेंस हुकूमत की देने थे। आप मुझे ये बता दें कि अगर ये हुकूमत बताए ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म से क्या इनको अपोजिशन ने रोका, पुलिस रिफॉर्म से क्या इनको अपोजिशन की करप्शन ने रोका, जुडिशल रिफॉर्म से इन्हें किसने मना किया, क्या नवाज शरीफ या जरदारी साहब या किसी और ने इनको मना किया, सानिया साहिवाल पे कोई चीज नहीं हुई, कोई जस्टिस नहीं अभी तक मिला, तो क्या वो किसी और ने रोका, किसी और की हुकूमत थी। हेल्थ और एजुकेशन पर इनकी कितनी स्पेंडिंग है, उस पर भी आप फिर कह दें कि ऑपोजिशन ने, चलो उन्होंने अपने अदवार में नहीं चीजें की होंगी, आपने क्या किया? वो बता रहे हैं शुगर इंक्वायरी कमीशन का उन्होंने हवाला दिया कि हमने लेके आए सामने, और फिर उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की उन्होंने सारी करप्शन पकड़ी, और नवाज शरीफ के तो बाहर जाने का हवाला भी दिया। ऑपोजिशन के ऊपर
अगर ऑपोजिशन की करप्शन पकड़ने से, खैर अभी तक तो केसेस ही चल रहे हैं, अभी तक तो कुछ प्रूव हुआ नहीं, अगर वो उनकी करप्शन पकड़ने से कोई इनकी हुकूमत की परफॉर्मेंस बेहतर होगी हो तो मुझे जरा वो दिखा दें तो मैं मान। फिर ये बार बार -1 की बात इन्होंने, और जो कुछ लोग वैसे उस चीज को डिनाई भी किया है, कुछ पीटीआई के लीडर्स ने, कि ऐसी बात उन्होंने इत्तेहादियों से नहीं की, लेकिन इनके मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तो आज उनको -1 की बात करने की क्या जरूरत थी? कहीं ना कहीं से प्रेशर है, कोई ना कोई बात हो रही है। ऑपोजिशन पे जिस तरह का उन्होंने अटैक किया और आज ये भी कहा है कि मेरे बगैर भी एनआर होगा और करप्शन नहीं हम होने देंगे, और ये सारी बात, यानी कि कहीं ना कहीं जो बातें, जो रूमर्स हम सुन रहे थे कि 6 महीने दे दिए गए हैं या कहा है 6 महीने के अंदर परफॉर्मेंस ठीक करे, या हो सकता है कोई एक -1 की बात चल रही हो, कहीं ना कहीं वो बातें खान साहब तक खुद भी पहुंची हैं, जिसका जवाब देने वाले थे। और आज उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन के ऊपर अटैक किया है, और जिस किस्म का अटैक किया है, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर उनको ये चीज नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ऑपोजिशन लीडर ये ठीक लगता है, वो जरूर करते कंटेनर। एज ए प्राइम मिनिस्टर आपको आज की तकरीर की और तनकीद की समझ नहीं आई है, ठीक है जी। हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आके एक बहुत अहम इशू है जो हमने उठाना है और अपने तज्जियाकारों की राय जाननी है। टेक अ ब्रेक। लाहौर से जिस तरह की खबरें आ रही हैं तालीमी इदारों से मुतल्लिक, बहुत ही तशवीशनाक और अफसोस दे है। वो इसलिए क्योंकि लाहौर के एक बड़े मशहूर तालीमी इदारा है जिससे मुतल्लिक ये खबर आई है कि कुछ असातिज़ा ने कम अज़ कम 8 से ज़ायद तालिबात को मुबैना तौर पर फहश तस्वीर और पैगामात भेजे, और कुछ तालिबात उन पर हरासानी का इल्ज़ाम भी लगा रही हैं। और ये इल्ज़ामात नए नहीं हैं। कुछ की जानिब से कहा जा रहा है, जब ये मामला सामने आया, कि कई सालों से होता आया था, लेकिन स्कूल की इंतज़ामिया को बताने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि स्कूल इंतज़ामिया ने उल्टा उन लड़कियों की कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू किया और उनको कहा कि आप अपने रवैये को ठीक करें, शायद आप जो असातिज़ा जिन पर आप इल्ज़ामात लगा रही हैं उनको उकसाती हों। अब आमतौर पर तो यही होता है कि वालिदैन अपनी बच्चियों को सिंगल सेक्स स्कूल में इसलिए भेजते हैं या सिर्फ लड़कियों के स्कूल में इसलिए भेजते हैं कि वो चाहते हैं महफूज माहौल हो, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से ऐसा रवैया भी बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। इसका नोटिस लिया है जी वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी साहिबा ने, और न सिर्फ इस वाक़े का बल्कि एक और तालीमी इदारे से मुतल्लिक भी कुछ अफवाहें आ रही थी, उसका भी उन्होंने नोटिस लिया और कहा है कि इसके ऊपर तमाम तर सख्त इक़दाम किए जाएंगे और महफूज माहौल फराहम करने की कोशिश की जाएगी तमाम तदरीसी इदारों में बच्चियों और बच्चों को। अब मामले पर अपने एनालिस्ट से हमारा सवाल कुछ यूँ है कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो खासकर इस वाक़े का जो स्कूल में पेश आया, जिम्मेदार ज़्यादा कौन मालूम होता है, हरासा करने वाले उस्ताद या मामले को छुपाने वाले उस्ताद? तो भट्टी साहब सबसे पहले आपका कमेंट चाहेंगे ज़रा। क्या कहा जाए जी, एक देखें, हम एक अल्लाह को मानने वाले, कुरान जैसी सच्ची किताब, हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और क्या दर्जा है उस्ताद का इस्लाम में। और हमारे यहाँ क्या हो गया, कहीं तालिब इल्म उस्तादों को फेंटियाँ लगा रहे हैं, मुर्गा बना रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, और कहीं उस्ताद फोश पैगामात भिजवा रहे हैं और अपनी स्टूडेंट्स को, वो भी अपनी स्टूडेंट्स को। ये हसन निसार साहब जो कहते हैं कि पिछले कई सालों से कह रहे हैं कि यहाँ मुआशी मसला नहीं, इखलाकी मसला है। हमारे यहाँ मुआशियात बड़ा बुरान नहीं है, इखलाकियात बड़ा बुरान है। और इंसान साजी करें, जो चीज़ खरीदो 2 नंबर, जो सौदा करो इसमें फ्रॉड, दूध छोड़े पानी तक खालिस नहीं, गली मोहल्लों में बच्चे महफूज नहीं, मस्जिदों स्कूलों कॉलेजों में बच्चे महफूज नहीं, तिजारत की बुनियाद 2 नंबरी पर, मज़हब की बुनियाद 2 नंबरी पर। ये जो उस्तादों ने किया है मुझे तो शर्मनाक है, अफसोसनाक है। और जो छुपाने वाले हैं वो उससे भी बड़ा घनौना किरदार अदा किया। मुझे तो ये जिसने किया है वो बड़ा मुजरम है, और ये मुझे जो छुपाया है जो इसके, वो उससे भी बड़ा मुजरम है। ठीक है महमल, इतने सालों से बच्चियां कंप्लेंट कर रही थी इन टीचर्स के खिलाफ, लेकिन इंतज़ामिया छुपाई जा रही थी, और इन इंतज़ामिया में ख़वातीन भी शामिल हैं जो कि ज़्यादा दर्द समझ सकती हैं बच्चियों का कि वो क्या फ़ील कर रही होंगी। ठीक है लीना, जब ये खबर आई तो सच्ची बात है, जब सोशल मीडिया पे सारा कुछ पढ़ा तो दिल ही दहल गया। इतनी खौफनाक बातें थी। और मैं इसमें कहूँगी कि देखिए जो हरासत है वो तो उनका भी क्रिमिनल एक्ट है ना, वो तो है ही यानी कि क्रिमिनल्स। जिन्होंने सुना इंतजामिया ने, जिनमें हमने खवातीन का भी जिक्र किया, उन्होंने जब सुना और फिर उसके बाद उन्होंने विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग की, उन बच्चियों को ऊपर इल्जाम, उनको मोरद इल्जाम कि क्या पहना है या किस तरह का पहना है, मतलब वो यूनिफॉर्म ही है क्या, इस तरह की बात है। फिर एक और चीज इसके अंदर दिख रही लीना, जब बच्चे कोई अपने भेजते हैं स्कूल, हमारे भी वालिदैन जब हमें स्कूल भेजते थे तो उनका ख्याल यही होता है कि इंतजामिया हमारे बच्चों का ख्याल रखेगी वालिदैन की तरह, जिस तरह वालिदैन घर में रखते हैं उस तरह इंतजामिया स्कूल में रखेगी।
रखेगी? ये किस किस्म की इंतजामिया है कि जिसके पास बच्चियां गई इतने सालों तक और उन्होंने कुछ नहीं किया? अगर ये उसी वक्त एक्शन लेते, इन प्रीडेटर्स को उसी वक्त निकाल देते और बल्कि एक्चुअली बाकी भी सारे इदारों में बताते कि ये इस तरह के ये हरासत है, उनके ऊपर कार्रवाई भी करते, तो उसके ये उसी वक्त मामला रुक जाता और अगला कोई और करने से पहले डरता 10 बार। लेकिन ये इन्होंने क्या किया कि उनको 4 साल या 5 साल जितने भी साल अबेटिंग की, इन्होंने क्रिमिनल अबेटिंग, इसे तो इसके अंदर मैं कहूंगी कि हरासर तो जुर्म उसने किया ही किया, ये भी मुजरिम है क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह प्रोटेक्ट कर रही है अपने कॉलीग्स को या अपने लोगों को, उन मासूम माइनर बच्चियों के उसमें, तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा खौफनाक बात कोई हो नहीं सकती। और ये तो एक बड़ा एलीट और इस तरह का स्कूल था। ये तो आप सोचे कि बाकी स्कूल्स के अंदर जो जहां पर नहीं इतने जब खाते पीते घराने से लोग आते होंगे, उनके बच्चे को इस तरह की बात करेंगे भी या नहीं? सोशल मीडिया में बात उठी तो एक्शन लिया गया। मैं ये क्रिमिनल है स्कूल की। और वैसे भी यहाँ की बच्चियां अमूमी तौर पर ये तासुर है कि बड़ी कॉन्फिडेंट होती हैं, बोलती हैं कंपैरेटिवली बाकी स्कूल से जहां पर इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते बच्चे और इन चीजों के बारे में इतने। हरासमेंट जिसकी हो तो वो तो आपको पता ही है। ट्रू। हसन निसार साहब, मतलब वो जिस कर्ब से गुजर रही होंगी बच्चियां, अगर उनमें वो मेंटल स्टेट ही अलग होती है। हसन निसार साहब, देखें, दोनों ही इंतहाई काबिल नफरत, दोनों ही इंतहाई जिम्मेदार और दोनों ही मुजरिम हैं। और प्लीज इन लोगों को उस्ताद कहने से गुरेज करें, इस काबिल नहीं है। और एक आखिरी बात ये सुन लें कि हम लोगों को इस पे डिबेट करनी चाहिए कि रियासत मदीना से मुराद क्या है। वहां से हीरे जवाहरात निकले थे, कर्जे बड़े मिलने शुरू हो गए थे, या कर्जे उन्होंने वापस कर दिए थे, या सोना चांदी पीतल ऐसी बेशकीमत धातें निकली थी। रियासत मदीना है आदमियों को इंसान बनाना। हजारों में से हजारों हीरे पैदा कर दिए हुजूर ने, ये मौजज़ा है, ये है रियासत मदीना। वह तेल निकल आया था वहां से। आप 22 साल में क्या पेश कर सके हो? प्लीज इस लफ्ज को समझें, इसके जौहर को समझें, इसकी रूह को समझें। बंदे बनाना, पत्थरों को हीरों में तब्दील कर दिया, यह है रियासत मदीना। ठीक है, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बेनजीर, अलीना, पहले तो साहिवाल की बात हो रही थी पिछले सवाल में। मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगी क्योंकि मैं उनकी फैमिली के साथ इन टच रखती हूँ, मेरी बातचीत उनसे होती रहती है। पिछले साल हुकूमत ने कहा था वो अपील फाइल करेंगे उस केस के खिलाफ, चैलेंज करेंगे उसको लोअर हाई कोर्ट पे। आज तक वो अपील फाइल नहीं हुई और उस फैमिली को कोई उम्मीद नहीं है कि उनको इंसाफ मिलेगा। जहां तक इस मामले की बात है, देखिए, अभी एक तहकीकात के लिए एक कमेटी बनी है, मैं उसका नोटिफिकेशन देख रही थी। उसमें 3 लोग हैं, जिसमें से 2 मर्द हैं और 1 औरत है। अच्छा, मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक इशू है, इसलिए क्योंकि ये बहुत छोटी बच्चियां हैं, और छोटी बच्चियां भी हो या कोई औरत भी हो, जब कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट के इशू की जब बात करनी होती है तो बड़ा मुश्किल होता है, और खास तौर पे आदमियों के सामने बात करना औरतों के लिए और भी मुश्किल होता है, एंड स्पेशली बच्चियों के लिए, क्योंकि अजीब सी डिटेल्स होती है, पता नहीं क्या क्या इन बच्चियों के साथ हुआ है, पता नहीं अभी क्या चीजें जो वो छुपा रही हैं। तो एक कंफर्ट लेवल होता है, अगर मेरे ख्याल से उसमें ज्यादातर औरतें होनी चाहिए थी, ताकि एक कंफर्ट लेवल बनना चाहिए था। दूसरी चीज, उस नोटिफिकेशन में लिखा है कि वो 3 दिन में इशू जो है वो सॉल्व कर देंगे, मतलब वो एक अपनी रिपोर्ट दे देंगे। देखिए, ये 4 साल से ये बच्चियों ने इस इशू पे बात नहीं की, 3 दिन में आप कैसे इस इशू को, तो अभी पता नहीं कितनी और बच्चियां हैं जो शायद बात ही नहीं कर रही। एक और मैं चीज जरूर कहूंगी कि सिर्फ टीचरों को फारिग करना और एक केस को क्लोज कर देना काफी नहीं है। पहले तो स्कूल को अपना एक तहकीकात करनी चाहिए थी, देखने के लिए इसमें और कौन से लोग हैं जो मुलव्विस हैं और कितनी बच्चियां हैं। दूसरी चीज जो बहुत अहम है वो ये है कि आपकी सेक्सुअल हैरेसमेंट, एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी क्या है आपकी स्कूल की। अगर कल को कोई और बच्ची रिपोर्ट करना चाहेगी तो वो किस तरह करेगी। ये बाबर सत्तार साहब के पास पॉइंट लेके चलते हैं। बाबर साहब, आपको क्या लगता है स्कूल्स को, इंस्टीट्यूशंस को ऐसा क्या करना चाहिए कि एक तो कानूनी पहलू पे भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि बच्चियां और बच्चे अपने आप को महफूज समझें? देखिए, ये तो हम सब के लिए चैलेंज है। जिसके भी बच्चे हों जो ग्रो अप हो रहे हों, तो आप एज अ पेरेंट ये सोचते हैं कि इस दुनिया को उनके लिए आपने कैसे सेफ बनाना है। और अब ये वाले जो इश्यूज हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, इसमें नेचर भी शामिल है,
इंसान की बेसिक नेचर, इसमें नर्चर भी शामिल है कि आपने एक सोसाइटी ऐसी तश्कील दी हुई है जिसके अंदर ये चीज़ें एक्सेप्टेबल भी हैं, और एक कल्चर ऐसा बना दिया है कि जो तो वो विक्टिम है वो बात नहीं कर सकता, और बाकी लोग उस पर बेशक ऑनर के नाम पे, बेशक विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है, ऊपर विक्टिम ब्लेमिंग के अलावा पर्दा डालते हैं कि यानी जो विक्टिमाइज होता है वो यानी आप ये समझते हैं कि फैमिली का ऑनर खराब होगा अगर किसी विक्टिम ने कोई चीज रिवील की। तो ये एक एम्पावर्ड सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया पे बातें आई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत यानी जो वसी मेजॉरिटी है पाकिस्तान की, उसमें जो खवातीन के साथ और इस एज की बच्चियों के साथ जो हरासमेंट होती है उसका कोई जिक्र भी होता है। सो ये कल्चर चेंज करते हुए मुझे लगता है काफी टाइम लगेगा। हमने इस तरह के बड़े स्कैंडल देखे, फॉर एग्जांपल जब चर्च स्कैंडल आया तो बड़ा टाइम लगा चर्च के लीडर्स को ये एक्नॉलेज करते हुए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज है कि ये सामने आई है, और बड़ा करेज चाहिए था उन बच्चियों को जिन्होंने ये रिवील किया है। और इससे हर एक को, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सामने एक कंप्लीटली नया मैट्रिक्स खुला है कि आपने इस चीज को प्रिवेंट कैसे, यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आप कैसे बनाएंगे, क्या आप रिपोर्टिंग सिस्टम रखेंगे, विसल ब्लोअर्स का क्या रखेंगे, एनोनिमिटी के साथ कंप्लेंट किस तरह आ सकती हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। ये इस तमाम चीज के ऊपर अब हमें वर्क करना पड़ेगा। इससे पहले भी सोचना चाहिए था, लेकिन अब तो सोचना अब हाई टाइम है कि हम सोचें। मजहर अब्बास साहब का कमेंट लूंगी, वक्त बड़ा कम है। जी मजहर साहब, देखिए सारा मसला जो है वो मेरिट का है। ना मेरिट पे आजकल टीचर्स आ रहे हैं, ना स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ना मेरिट पे आपके MPAs आ रहे हैं, ना MNAs आ रहे हैं। आप जिसको उठा के देख लें, या तो जाली मार्कशीट्स नज़र आएंगी या जाली डिग्रियां नज़र आएंगी। सर लेकिन काफ़ी काबिल टीचर्स बताए जाते हैं ये जो जिनके सारे नाम सामने आए हैं, तो मेरिट इसका नहीं, इसका ताल्लुक बिल्कुल एक मुख्तलिफ अंदाज। देखिए ये इसका ताल्लुक माइंडसेट से है। एक माइंडसेट हमारे यहाँ आप देखें कि ये कोई इन वाक़यात की में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हों, प्राइवेट स्कूल्स हों, गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, प्राइवेट कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, इंस्टीट्यूट्स हों। ये ओवरऑल आपकी जो अखलाकी वैल्यूज़ गिरी हैं, ये उसका हिस्सा है। एक ज़माने में टीचर्स जो है वो पेरेंट्स से ज़्यादा अहमियत रखता था, क्योंकि पेरेंट्स तो फिर अपने बच्चे को थोड़ा सा पैम्पर करते थे, लेकिन टीचर जो है उसकी सही मानों में तरबियत करता था। जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर्स के सामने आंख उठा के बात नहीं किया करते थे, और टीचर्स भी जब उनसे बात किया करते थे तो वो फ़र्क पता चलता था। जो ओवरऑल आपके यहाँ डिक्लाइन आया है वो आपके एजुकेशनल सिस्टम में आया है, और इसी वजह से आप अच्छे लोग, अच्छे शहरी, अच्छे इंसान बना नहीं पा रहे, क्योंकि आपका एजुकेशनल सिस्टम कोलैप्स कर गया है। आपका सारा निज़ाम, चाहे वो सियासी निज़ाम हो, माशी निज़ाम हो, इखलाकी निज़ाम हो, उसका बड़ा ताल्लुक तालीम से होता है। अगर तालीम के म्यार में आपका तालीम का म्यार गिर गया है तो फिर आपका कोई भी म्यार ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, एंड आई होप कि हम इस चीज़ को अब संजीदा लें, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने तही भी ये करें कि ना सिर्फ हुकूमती हेल्पलाइंस बल्कि बच्चों को इनकरेज करें कि अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही है खुदा खास्ता तो उसके बारे में बोलें। हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, आपसे कल मुलाकात होगी।